तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, आज से हम लोग 10th क्लास का ICSE का ML अग्रवाल बुक बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ का क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले, बुक्स को बनाने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्यों ना हम लोग पूरे अपने स्टडी को प्लान कर लें। क्योंकि पता है प्लानिंग करने से क्या होता है कि सक्सेस का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, और फेलियर होने का चांसेस घट जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ML अग्रवाल बुक को पढ़ने का तरीके को देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से पढ़ें कि सही समय पे, है ना, हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक चैप्टर टाइम टू टाइम हम लोग को खत्म हो जाए। ठीक है, तो उसको देखेंगे। तो आप पहले सबसे पहले बात समझिए, हम लोग को पता करना होगा कि ML अग्रवाल में है क्या क्या। ठीक है, तो अगर हम देखें नंबर ऑफ चैप्टर्स के बारे में बात करें ML अग्रवाल में, तो हमारे पास 22 चैप्टर्स है। ठीक है, जिसमें कुल मिला के 49 एक्सरसाइज है ना। और अगर पूरा क्वेश्चंस को देखें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1072 क्वेश्चन है। कुछ एडिशन में ज्यादा भी हो सकता है, कुछ एडिशन में कम भी हो सकता है। ठीक है, तो और अगर नॉर्मल चैप्टर्स का बात करें, नॉर्मल चैप्टर्स मतलब क्या? नॉर्मल चैप्टर कि जिसको ना इजी है ना बहुत हार्ड है, अगर थोड़ा बहुत मेहनत करें तो उस पर कमांड बनाया जा सकता है। तो अगर हम नॉर्मल चैप्टर्स की बात करें तो सिंपल सा 1 से लेकर 12 तक में आपको नॉर्मल चैप्टर्स मिल जाएंगे। उसके बाद ज्योमेट्री के 4 चैप्टर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और ज्योमेट्री को मैं सिंपली हार्ड मानता हूँ, थोड़ा हार्ड मानता हूँ, क्योंकि आपको इसमें पढ़ना भी पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, बहुत सारा टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इस पे आप ज्योमेट्री के चैप्टर्स पे कमांड बना सकते हो। ठीक है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं हमारे पास जो बहुत ही इजी है। ठीक है, जिनको आप आराम से एकदम इत्मीनान से कर सकते हो और वो आपको हो जाएगा। और एक बार पढ़ने के बाद भी आप उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो सिंपल सा बात है, उसका क्वेश्चंस एग्जाम में हिट होंगे ही होंगे और आप उसको बना के आओगे। ठीक है, तो अगर हम इजी चैप्टर्स के बारे में बात करें तो हमारे पास सिंपली 6 इजी चैप्टर्स हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस के बारे में बात करें 1072 तो सिंपल सा इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं क्वेश्चंस को भी। तो नॉर्मल चैप्टर्स में आपको 597 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ज्योमेट्री में 187 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इजी चैप्टर्स में, है ना, आपको 288 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अच्छा, इजी चैप्टर्स में कौन कौन सा चैप्टर आएगा मेरा? तो सिंपल सा बात है, मेंसुरेशन, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, डाटा हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी, यही सब चीज है, यही सब चैप्टर्स है जो आपका इजी चैप्टर है, जिनको आप आराम से कमांड बना सकते हो। ठीक है, तो एक चीज देखें तो नॉर्मल चैप्टर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ना, फिर उसके बाद इजी चैप्टर्स में क्वेश्चन है और सबसे कम क्वेश्चन किसमें है? ज्योमेट्री वाले पार्ट में। मगर ज्योमेट्री वाले पार्ट में क्वेश्चंस तो कम है, मगर ये थोड़ा सा आपके लिए हार्ड हो सकता है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम ये तो बात समझ गए, इतना क्वेश्चन है, इतना चैप्टर है, इतना एक्सरसाइज है, हमको इसको करने के लिए कितना समय मिलेगा। ठीक है, इसको करने के लिए हमारे पास कितना समय होगा और कितना क्वेश्चंस हम डेली हिट करें, डेली बनाएं तो हमारा टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम वर्किंग डेज के बारे में बात करें, ठीक है, अगर हम वर्किंग डेज के बारे में बात करें तो सिंपल सा बात है, अगर वर्किंग डेज के बारे में बात करें तो ये आपका अप्रैल से नवंबर तक होगा। अच्छा, नवंबर तक क्यों? ठीक है, क्योंकि आपका नवंबर लास्ट में आपका प्री बोर्ड चालू हो जाएगा और सिंपल सा बात है, आपका अगर प्री बोर्ड चालू हो जाएगा तो आप पढ़ेंगे नहीं, आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि हम अप्रैल से नवंबर तक में पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर दें। ठीक है, अच्छा, मार्च का कुछ दिन बचा हुआ है। हाँ, बचा तो जरूर है मार्च का कुछ दिन, मगर ये ऐसे ही पार हो जाएगा, आपको बुक को लेने में, खरीदने में, समझने में, है ना, कुछ लोग शादी में जाएंगे, चिल मारेंगे, है ना। तो अप्रैल से हम समझते हैं कि अप्रैल से आपका सेशन एकदम चालू हो जाना चाहिए और अप्रैल से आपको लग जाए कितना वर्किंग डेज है, हमारे पास 8 मंथ है। चलो ठीक है, 8 मंथ है, तो 8 मंथ इनटू हर एक मंथ में 30 डेज, है ना, 30 डेज, तो हमारे पास कितना हो गया? 240 डेज। ठीक है, हमारे पास कितना डेज हो गया? 240 डेज। हम मान लेते हैं इसमें से 40 डेज आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में जाएगा, कुछ फेस्टिवल में जाएगा और आपके पास बचता है पूरी 200 डेज। ये फ्लक्चुएट कर सकता है आपके अकॉर्डिंग, हो सकता है किसी को ये ज्यादा लगेंगे 200 डेज, है ना,
इतना तो मिनी इससे ज्यादा मिलेगा और किसी को लगेगा ठीक है तो बहुत कम डेज है, हमारा तो 40 से भी ज्यादा दिन एग्जाम में और फेस्टिवल्स में चला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ये लोगों के फ्लक्चुएट करेगा, मगर हम एक रफ स्केच लेके चल रहे हैं कि हमारे को 200 डेज पूरा चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए मिलेगा, हर एक क्वेश्चंस को बनाने के लिए मिलेगा। तो अगर हम इस हिसाब से हम देखें कि 200 डेज है और हमारे पास 1072 क्वेश्चंस है, तो अगर हम पर डे है ना, अगर हम डेली टारगेट रखें है ना, कि अगर हम डेली टारगेट रखें है ना, 6 क्वेश्चंस बनाने, 6 क्वेश्चंस पर डे, 6 क्वेश्चंस पर डे। अगर हम टारगेट रखेंगे हम डेली 6 क्वेश्चंस बनाएंगे तो मेरा सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम सोचे नहीं और इसकी कौन सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है भाई, ये बात समझना, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगर हम एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को हर दिन 6 क्वेश्चन बनाए तो एक्सरसाइज पूरा मेरा 49 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। मगर अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं हम तो एग्जांपल भी बनाएंगे है ना, एग्जांपल भी बनाएंगे और एक्सरसाइज भी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तब आपको लगभग 12 क्वेश्चंस पर डे बनाना पड़ेगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन पर डे बनाना पड़ेगा। अब इससे भी अच्छे बच्चे होते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं 12 क्वेश्चन से हम ज्यादा बना सकते हैं। सिंपल सा बात है, आप 12 क्वेश्चन अपने बुक का बनाइए, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा है ना। और आप कुछ क्वेश्चन उठा लीजिए अपने मन से, 5 क्वेश्चन 5 to 8 क्वेश्चन अपने मन से उठाइए कहीं से, जो आपको कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेगा। ठीक है, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेगा। आपको कोचिंग्स में डीपीपी मिलता होगा, ठीक है, और बहुत सारे स्टडी मॉड्यूल मटेरियल मिलते होंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने कंपटीशन की तैयारी को और इनहेंस करने के लिए। ठीक है, अगर हम सिर्फ बोर्ड्स के बारे में बात करें तो हमको 6 क्वेश्चन बनाना ही डेली बनाना है एक्सरसाइज का, और एग्जांपल बना रहे तो सिंपल से इसको डबल कर लो। मगर आप कंपटीशन को भी टारगेट कर रहे हो तो सिंपल सा बात है, उसमें 5 से 6 8 क्वेश्चन और रख लो। तो हम एक ग्राफ स्केच मान के चलते हैं कि आप अगर कंपटीशन प्लस बोर्ड्स दोनों देख रहे हो तो 20 क्वेश्चन पर डे बनाना ही चाहिए और बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी बनोगे है ना, उस सब्जेक्ट में और कमांड बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि आप आज 10th में हो, आप 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, उसके बाद आपको जेईई का मेंस का एग्जाम देना होगा है ना, जेईई का एग्जाम होगा, एनडीए होगा, बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और आपका तैयारी वीक रहेगा है ना, पढ़ने का तरीका ही मालूम नहीं रहेगा। और तैयारी कैसे करते हैं, पेशेंस लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा कि हम बैठ के डेली इतना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो बहुत कम बोले, आप 11th 12th में जाओगे जिसको आपको और इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेबस प्लस कंपटीशन दोनों कवर होगा। तो सिंपल आज से ही हम लोग को हैबिट डालना है। ठीक है, बुक बनाना है और बीपीपी भी सॉल्व करना है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये तो मेरा एक रफ स्केच हो गया कि हम अपने स्टडी को कैसे प्लान करें कि हमारा सही समय पे हर एक चीज हो जाए। ठीक है, तो एमएल अग्रवाल में हम बताएं 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, 49 एक्सरसाइज और 172 क्वेश्चन है, जिसमें से 12 चैप्टर नॉर्मल है और कुछ चैप्टर ज्योमेट्री के हैं, 4 चैप्टर, इजी चैप्टर 6 हैं, जिसको हम लोग अप्रैल से लेकर नवंबर तक में कंप्लीट करना है, जिसमें हम लोग को 240 डेज मिलेगा। मगर 40 डेज ऐसे ही चला जाएगा तो 200 डेज मिलेगा, जिसमें हम लोग का डेली टारगेट रहेगा 6 क्वेश्चन का हम बनाए एक्सरसाइज का और एग्जांपल भी टच करें। ठीक है, और कुछ डीपीपी का क्वेश्चन भी सॉल्व करें जो हम लोग कंपटीशन के लिए आने वाले कंपटीशन के लिए तैयार करें। ठीक है, तो चलो यहाँ तक तो हम लोग इस बात को समझे कि हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे हम लोग क्या समझने वाले हैं कि हम लोग का पहला चैप्टर क्या है। हम लोग सबसे पहला चैप्टर है ना, हम लोग सबसे पहला चैप्टर है जीएसटी। ठीक है, ठीक है, मगर हमने जीएसटी बोलो
जीएसटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? बेसिक्स नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिक्स में क्या आएगा, पहले ये जान लेते हैं कि आपको बेसिक्स में क्या क्या जानना पड़ेगा। ठीक है, कि बेसिक्स में क्या क्या टॉपिक हमको जानना पड़ेगा कि हम जीएसटी में, है ना, अपने आप को एक्सेल कर पाए, इस चैप्टर को बहुत अपना बुद्धि में कर पाए, अपना कमांड कर पाए। तो आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि सीपी किसको बोलते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इसको बोलते हैं। ठीक है, और आपको भी मालूम होना चाहिए कि एमआरपी क्या होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्केट प्राइस, या फिर इसको एक और नाम से बोलते हैं लिस्ट प्राइस। क्या? लिस्ट प्राइस। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एमआरपी, है ना, और लिस्ट प्राइस समझ में नहीं आएगा, आप जीएसटी नहीं बना सकते। बना तो लोगे मगर उस तरीके से नहीं बना पाओगे, है ना, समझ के नहीं बना पाओगे। आपको कोई एक अलग क्वेश्चन डाल के दे देगा तो सिंपल सा बात है, दिमाग हिल जाएगा, वो बनेगा नहीं। ठीक है, तो बस रटा रटाया वाला बात हो जाएगा। मगर हम लोग को उस क्वेश्चंस को भी देखना है, उस क्वेश्चंस को भी बनाना है कि एकदम से आ जाए हमारे सामने, तो उसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करके, जो हम लोग पढ़े उसको यूज करके भी उसको सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? एक कोई प्रोडक्ट, ठीक है, मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, तो इस प्रोडक्ट को हम कितना पैसा देके खरीद रहे हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को कितना पैसा देके खरीद रहा है, उसी को बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। मगर इसको बेचने वाला एक इंसान होगा, है ना, इसको एक डीलर होगा जो इसको बेचेगा, तो वो कौन सा प्राइस पे इसको बेच रहा है, कौन सा प्राइस पे इस चीज को बेच रहा है, उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कहां से रिलेटेड है? कंज्यूमर से। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब जो उस चीज को यूज करेगा खरीद के। सेलिंग प्राइस किससे रिलेट कर रहा है? सेलर से, है ना, सेलर बोल लो, डीलर बोल लो, रिटेलर बोल लो, है ना, कुछ भी बोल लो, रिटेलर से। ठीक है, और मार्केट प्राइस किससे रिलेट करेगा? मार्केट प्राइस कुछ नहीं होता है, जब आप प्रोडक्ट लेने जाओगे तो इससे एक टैग लगा हुआ होगा। ठीक है, एक टैग लगा हुआ होगा कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस 200 रुपया, 200 रुपीज। आप इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते, इससे कम पे बेच सकते हो, मगर इससे ज्यादा पे नहीं बेच सकते। तो जो टैग वाला होता है ना, जो टैग लगा हुआ रहता है प्राइस का, प्राइस टैग लगा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं एमआरपी या फिर लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो चलो यहाँ तो आपको समझना है कि सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, मार्केट प्राइस किसको बोलते हैं, लिस्ट प्राइस किसको बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस किससे रिलेटेड है, सेलिंग प्राइस किससे रिलेटेड है, मार्केट प्राइस किससे रिलेटेड है, लिस्ट प्राइस किससे रिलेटेड है। मगर इसके अलावा भी, है ना, इसके अलावा भी हमारे पास 2-3 टर्म आता है। कौन कौन सा टर्म आता है? बात समझेंगे। ठीक है, बात समझेंगे। प्रॉफिट, ठीक है, लॉस, ठीक है, एक टर्म आता है टैक्स, ठीक है, एक टर्म आता है हमारे पास क्या? डिस्काउंट। ठीक है, ये 4 टर्म हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब ये किससे रिलेटेड है? तो अगर हम 8th क्लास में चले जाएं, ठीक है, 8th क्लास का बात करें तो वहां पर आप प्रॉफिट लॉस सीखे होंगे, और जब भी हम प्रॉफिट लॉस निकालने का बात करते हैं तो वो कहां से रिलेटेड होता है? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से ही हमेशा किसी भी चीज, किसी प्रोडक्ट पे या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। अगर हम मान लें कि ये जो प्रोडक्ट है इसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपया, ठीक है, एक प्रोडक्ट है ये वाला मेरे पास, और इसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है। क्या किया सेलर, है ना, इसको एक बारी 11 रुपीज पे बेचा, है ना, एक बारी 11 रुपीज पे बेचा और एक बारी 9 रुपीज पे बेचा। ठीक है, 9 रुपीज पे बेचा। तो जब सेलिंग प्राइस 11 था तो सिंपल सा बात है, प्रॉफिट होगा, कितना का प्रॉफिट होगा? 1 रुपीज का। ठीक है, और जब उसको 9 रुपीज पे बेचेगा तो सिंपल सा बात है, लॉस लग जाएगा। कितना का? 1 रुपीज का। 1 रुपीज का क्या लग जाएगा? लॉस लग जाएगा। तो हम हमेशा देख रहे हैं कि जो लॉस है और प्रॉफिट है वो कहां से रिलेट कर रहा है? कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से ही डिसाइड हो रहा है कि किसी प्रोडक्ट पे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो
अगर हमको प्रॉफिट हुआ कैसे पता चलेगा, तो हमेशा जब सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, और जब भी लॉस होगा तो हमेशा सेलिंग प्राइस क्या होगा, स्मॉलर होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, लॉस के कंडीशन में कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाता है, सेलिंग प्राइस कम हो जाता है, और प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम हो जाता है। तो सिंपल सा बात है, प्रॉफिट और लॉस है ना, प्रॉफिट और लॉस तुम्हारा रिलेट करता है किससे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, याद रखना। अब देखो डिस्काउंट, पहले मैं डिस्काउंट को समझाऊंगा, उसके बाद टैक्स। ठीक है, कि टैक्स बात समझना, डिस्काउंट कहां से रिलेट करता है। तुम मान लो कि एक प्रोडक्ट खरीदने गए, ठीक है, इसी प्रोडक्ट को खरीदने गए, इसका जो प्रोडक्ट है इस पे एक टैग लगा हुआ है। ठीक है, इस पे एक टैग लगा हुआ है, कितना रुपया का, 20 रुपीज का। इस प्रोडक्ट पे टैग लगा हुआ है 20 रुपीज का। ठीक है, हम गए प्रोडक्ट लेने, 20 रुपीज का इसका टैग देखे, 20 रुपीज हमको लगा रहे तो बहुत महंगा है, हम निकलने लगे। तो क्या होगा कि वहां पर जो सेलर है वो आया मेरे पास, तो सर क्या हुआ, क्या लेना था, तो हमने सर ये वाला चाहिए था मेरे को, मैंने इसका दाम 20 रुपीज है, मेरे पास उतना पैसा नहीं। ठीक है, बोला नहीं सर ये तो एमआरपी है सर। ठीक है, ये क्या है सर, ये तो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मगर इस पे सर अभी डिस्काउंट चल रहा है, इसको इस पे डिस्काउंट चल रहा है, तो मैं ये आपको 16 रुपीज में दे दूंगा, मैं ये आपको 16 रुपीज में दे दूंगा। ये 16 रुपीज उसके लिए क्या था, सेलिंग प्राइस, मेरे लिए कंज्यूमर के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। मगर ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कब बना, जब हम 20 रुपीज में से -4 करते है ना, तो -4 कर दे तो जो ये 4 रुपीज है यही क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ ना, डिस्काउंट हुआ ना, यही अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। ठीक है, बात समझना कि अगर यही हमको डिस्काउंट नहीं मिलता तो हम नहीं खरीदते। तो ये डिस्काउंट किस पे मिला, एमआरपी पे मिला। तो हमेशा याद रखना जो डिस्काउंट होता है ना वो किस पे कैलकुलेट होता है, एमआरपी पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब एक बात समझना, ये जो 16 रुपया हम बोल रहे हैं, 16 रुपया सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो हमको क्या बोला कि डिस्काउंट है सर 16 रुपीज पड़ेगा आपको, तो हम बोले ठीक है चलो 16 रुपीज पड़ रहा है ले लेते हैं, फिर डिस्काउंट मिले या ना मिले। तो जब बिल बनाया ना, जब वो बिल बनाया तो 16 रुपीज का नहीं, ₹17 का बिल बना। मेरा क्या दिमाग है, ठीक है, कि भाई 16 रुपीज बोल रहा था तुम, है ना, तुम बोल रहे थे कि 16 रुपीज दाम है और तुरंत 17 रुपीज का बिल बनाए हो। तो बोला नहीं सर ये आपका सेलिंग प्राइस ही है ना, हम लोग तो 16 रुपीज में ही सेल कर रहे हैं, मगर जो आपका 1 रुपया जो इंक्रीज कर रहा है ना सर, है ना, जो आपका 1 रुपीज इंक्रीज कर रहा है वो सिर्फ टैक्स है। क्या है वो, आपका टैक्स है जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, तो वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, तो हम लोग टैक्स जोड़ के आपको बता रहे हैं कि आपका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 17 रुपीज हो जाएगा, और इस कॉस्ट प्राइस में ये हम लोग का सेलिंग प्राइस भी होगा प्लस, है ना, ये हम लोग जिस पे बेच रहे 16 रुपीज होगा और 16 रुपीज होगा प्लस इसमें जो टैक्स है वो इंक्लूड होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा, बताओ, सेलिंग प्राइस। टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा, सेलिंग प्राइस पे। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम प्रॉफिट और लॉस का बात करेंगे तो कहां पे, क्या कॉस्ट प्राइस पे, टैक्स कैलकुलेट होगा सेलिंग प्राइस पे, और डिस्काउंट कैलकुलेट होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे, एमआरपी पे या फिर लिस्ट प्राइस पे। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक्स के बारे में बात किए। ठीक है, आप इसको देखो घर पे जाके, घर पे देखो इसको कि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कैसा होता है, डिस्काउंट का क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा इससे बहुत सारे एडवांस क्वेश्चंस को बनाने में। अब हम नेक्स्ट क्लास में जीएसटी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, जीएसटी के बारे में कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, एक्साइज क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, है ना, आईजीएसटी, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे और क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करने के तरीके को भी हम लोग सीखेंगे और एक्सरसाइज बनाने का फिर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।